हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे और आप लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बीच में साथियों काफ़ी छुट्टी आप लोगों की हुई है। इसकी वजह ये है, मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी वो ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है। तो जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिली मैंने सोचा क्लास करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बीच में लगातार अपना रिवीजन किया होगा। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? जय माता दी सबको। चलिए ठीक है साथियों, हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग ये प्रीवियस ईयर का पेपर पहले भी हम लोग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 1999 का पेपर किया था, सन 2001 का पेपर किया, ये सन 2003 का पेपर है, और इनके सभी प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में करेंगे। ठीक है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? देखेंगे पहला सवाल क्या है। विष्णु धर्मेत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला से, मूर्ति कला से, नाटक से, या चित्रकला और मूर्ति कला दोनों से? विष्णु धर्मेत्तर का संबंध किससे है? हाँ, तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण का संबंध किससे है बताएंगे सभी लोग। चित्रकला, मूर्ति कला, नाटक कला, या चित्रकला मूर्ति कला दोनों? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, देखेंगे तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का संबंध, विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक खंड जो है वो चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है, और इसमें कला के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, चित्रकला और मूर्तिकला दोनों के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। कहीं कहीं पर साथियों मिलता है लिखा हुआ कि केवल चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर स्रोत ये बताते हैं कि चित्रकला और मूर्तिकला दोनों की जानकारी मिलती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई स्रोत में केवल लिखा हुआ है कि केवल चित्रकला की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? केवल चित्रकला की जानकारी मिलती है, कुछ स्रोत ऐसा बताते हैं। लेकिन कुछ स्रोत में जो कि ज़्यादातर स्रोत हैं उसमें चित्रकला और मूर्तिकला दोनों है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लिखी हुई अलग अलग किताबों में मिलती हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में मिलते हैं, देवगढ़ में मिलते हैं, होशंगाबाद में मिलते हैं, या सारनाथ में मिलते हैं? भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, या सारनाथ? भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, या सारनाथ? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे।
अब साथियों ऐसा है कि इस सवाल में थोड़ा करेक्शन की आवश्यकता है। ये सवाल पूछा गया है 2003 के पेपर में, ठीक है ना। यहाँ पर भित्ति चित्र नहीं शिला चित्र होना चाहिए, शिला चित्र। तो शिला चित्र साथियों प्राप्त होते हैं होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। क्योंकि भित्ति चित्र और शिला चित्र में अंतर है। भित्ति चित्र जो है दीवार पर एक प्लास्टर लगा करके भित्ति तैयार की जाती है, उसके ऊपर चित्रकारी होती है। और भारत में सबसे पहले भित्ति चित्रण जोगीमारा में हुआ है, ठीक है ना, जोगीमारा में हुआ है। और ये करीब 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, ठीक है ना, 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। होशंगाबाद के जो चित्र हैं इससे काफी पुराने हैं और होशंगाबाद में शिला चित्र प्राप्त होते हैं। हालांकि उत्तर जो माना गया वो होशंगाबाद को माना गया है। तो यहाँ पर भित्ति चित्र ये नहीं होगा। भित्ति का अर्थ एक संदर्भ में दीवार होता है, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल शिला चित्र होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर, कागज पर, चर्म पर या वस्त्र पर? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर बने हैं। और सबसे पहले पाल शैली में बने। किसमें? पाल शैली में बने हैं। इनके माप से भी कई बार सवाल पूछता, तो 22.25 इसकी लंबाई थी। कितना? 22.25। और 2.25 जो है इसकी क्या थी? 2.25 इसकी चौड़ाई हुआ करती थी, ठीक ना। और इसी में बीच में जो है चित्र बनाए जाते थे। और जो चित्र होते थे वो वर्गाकार होते, ज्यादातर चित्र जो है वर्गाकार होते थे, 2x2 के चित्र बनते थे। और अगल बगल उसके बारे में कुछ लिखा भी जाता था और बीच में जो है चित्र बनाए जाते थे। तो इस प्रकार की पांडुलिपियां जो प्राप्त होती हैं, जो कि ताड़पत्रों पर बनाई गई हैं, ठीक है ना, ताड़पत्रों पर बनाई गई हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र नहीं है। गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र या वस्त्र पर बने चित्र? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गुहा चित्र हो जाएंगे। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है साथियों? गुहा चित्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो जैन चित्र नहीं, बहुत बाद में आया। बौद्ध नहीं होगा, मुगल नहीं होगा, तो और बात का है। प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं भीमबेटका से। प्रागैतिहासिक चित्र जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हाँ, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्र जो है प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी या पशु, मानव, पक्षी तीनों है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पशु, मानव और पक्षी। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव और पक्षी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? गेरुआ है, काला है, श्वेत है या नीला है? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत या नीला? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेरुआ है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, गेरुआ है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है साथियों? गेरुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। महाराष्ट्र भी नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा। पंचमढ़ी कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी? ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक, ठीक है ना। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले मिर्जापुर में ही खोजे गए थे। मिर्जापुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना, कालीन भैया वाला इलाका। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में या विहारों में?
अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में या बिहारों में? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलेंगे? गुफाओं में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, रंग का, रेखा और रंग दोनों का, या प्रकृति का? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। किसका? रेखा का महत्व है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, रेखा का महत्व है। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रारंभिक नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और कांस्य से निर्मित है। कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई पूछता है, पिछली बार पूछा गया था, 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई जो है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई अगर पूछे तो ये 2.5 सेंटीमीटर है। कहां पर संग्रहित है? तो एनजीएमए, ठीक है ना, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में ये संग्रहित है। ठीक है ना? खोजा किसने था इसको? अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। अर्नेस्ट मैके ने इसको खोजा था। कब? 1926 ईस्वी में। कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? हाँ, बहुत ही सिंपल है। सैंधो सभ्यता से सबसे पहले धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता नहीं भाई, मुगल सभ्यता भी नहीं होगा, वैदिक भी नहीं होगा, सिंधु सभ्यता का ही नाम है हड़प्पन सभ्यता। इसके अलग अलग नाम है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक नाम सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। बाकी तो प्रचलित नाम इसके हड़प्पा और सिंधु सभ्यता ही है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है ना? तो ये इसके अलग अलग नाम है साथियों। ठीक है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? तो अभी हम देखा कि इसका नाम क्या है, नगरीय सभ्यता है, तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाएगा। तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल है, सिंधु सभ्यता हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17। सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? चहुंदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, हड़प्पा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, हड़प्पा होता है, मोहनजोदड़ो। तो सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना? इसकी साथियों जो है लंबाई और चौड़ाई पूछता है, तो ये 180 गुणे 108 ये इसका डायमेंशन है। 180 गुणे 108। ठीक है ना? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी कि जो इसका ये वाला पार्ट है ये कितना है? 180 है। और पूरब से पश्चिम कितना है? ये 108 है। तो ये इसका जो है निर्माण इस तरीके से किया गया है। ठीक है ना? चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये नृत्यांगना की अभी हम लोगों ने बात किया था, कांस्य से निर्मित है, नृत्यांगना की प्रतिमा है और कहां पर जो है वर्तमान में संग्रहित है, एनजीएमए में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, पद्म पाणी अवलोकितेश्वरा का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र में, ताड़पत्र में, कागज में या वस्त्र में? पद्म पाणी अवलोकितेश्वरा का, ठीक है ना, इनका पहला अंकन कहां पर देखने को मिलता है? पद्म पाणी अवलोकितेश्वरा, तो इनका सबसे पहले अंकन भित्ति चित्र के रूप में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, भित्ति चित्र के रूप में देखने को मिलता है। और कहां पर? अजंता के गुफा संख्या 1 में, अजंता के गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 1 में, अजंता की गुफा संख्या 1 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज, ताड़पत्र, कांच या वस्त्र? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो बहुत ही सिंपल है, ताड़पत्र पर बनाए गए थे, पाल शैली में। किसमें? पाल शैली में सबसे पहले बनाए गए थे लघु चित्र, ताड़पत्र पर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? म्यूरल, फ्रेस्को, ग्राफिक या तैल? अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल एक म्यूरल है। क्या है? म्यूरल है, यानी कि भित्ति चित्र है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या बंगाल? तो अजंता कहां पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अजंता कहां पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? हिंदू नहीं है, बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का महायान शाखा, क्या? बौद्ध धर्म का महायान शाखा जो है, ये अजंता चित्रों का प्रमुख विषय है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी में, सित्तनवासल में, एलोरा में या बाग में? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? हाँ, तो अजंता के समकालीन चित्र बाघ की गुफा में मिलते हैं, जो कि कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ की गुफा। यहाँ पर अजंता के समकालीन चित्र देखने को मिलते हैं। 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध पद्म पाणी अवलोकितेश्वरा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 1 में है। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें समय जाया नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 9? मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? अजंता की किस गुफा से मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, गुफा संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 27, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, 9, 16 या 17? भिक्षुक बुद्ध या भिक्षा मांगते हुए बुद्ध। हाँ, तो बहुत ही सिंपल है, ये गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 को अजंता का चित्रशाला भी कहा जाता है। ये क्या है? चित्रशाला है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित चित्र है, सबसे ज्यादा संख्या में वर्तमान में चित्र यहीं पर प्राप्त होते हैं, गुफा संख्या 17 में। क्वेश्चन नंबर 28, बादामी किस प्रदेश में स्थित है? बादामी किस प्रदेश में? गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या कर्नाटक में? बादामी किस प्रदेश में स्थित है?
तो बादामी कहाँ पर है साथियों? बादामी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? बादामी कर्नाटक में स्थित है। 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बादामी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परवल बहुत महंगा है। हाँ, परवल आपने देखा होगा ना, तो परवल को जब आप बीज से काट देते हैं तो जो टेक्सचर बनता है उसको परली आंख कहते हैं। और ये अपभ्रंश शैली, या इसी को जैन शैली कहा जाता है, या इसी को पश्चिम भारतीय शैली भी कहा जाता है। इसी शैली में परली आंख जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना। अपभ्रंश शैली में परली आंख देखने को मिलता है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध धर्म ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो पाल शासक हैं वो बौद्ध मता अनुयायी थे और ये महायान शाखा से थे। महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा। पाल शैली के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? धीमान एवं वित्तपाल। धीमान एवं वित्तपाल। और ये बात किसने बताई थी? लामा तारानाथ ने। किसने? लामा तारानाथ ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 31, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार? अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है साथियों? अब जो मुख्य विषय वो तो जैन धर्म ही है, लेकिन इसके अलावा भी चित्र प्राप्त होते हैं अपभ्रंश शैली में। सिर्फ जैन धर्म के चित्र नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जैन तो इसमें प्रमुख रूप से है ही है, लेकिन ये सवाल बहुत जस्टिफाई नहीं करता है अपने आप को। ये सवाल थोड़ा डिस्प्यूटेड सवाल में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक या मानव? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रमुख विषय जाहिर सी बात है तीर्थंकर है। क्या है? तीर्थंकर। तीर्थंकर जैसे सनातन धर्म में देवता होते हैं, इस्लाम में अल्लाह, या जो उनके नबी जो है, जो नबी लोग आते हैं, क्या कहा जाता है, जो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं। जैसे बुद्धिज्म में आप बोधिसत्व की बात करते हैं, तो इस तरीके से तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में होते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं और आखिरी तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी माने जाते हैं, ठीक है ना। जय माता दी, जय माता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले या सफेद? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले या सफेद? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, गहरे रंग। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? मुगल शैली, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली या अपभ्रंश शैली? बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थानी शैली में। बनी ठनी राजस्थानी शैली की उप शैली किशनगढ़ शैली में बना चित्र है। किशनगढ़ शैली, ठीक है ना। किशनगढ़ शैली किसने बनाया है? निहाल चंद ने बनाया है। निहाल चंद ने। और ऐसा बनाया कि निहाल कर दिया। निहाल का मतलब होता है प्रसन्न करना, ठीक है ना। हाँ, बहुत ही शानदार चित्र है। भारत का मोनालिसा कहा जाता है। क्या? भारत का मोनालिसा, ठीक है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 35, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल, कांगड़ा, राजस्थानी या मुगल शैली? राग रागनियों का अंकन किस शैली में ज्यादा हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली में। राग रागनियों का चित्र राजस्थानी शैली में ज्यादा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या मुगल? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों?
हाँ, बहुत ही सरल सवाल है। पहाड़ी चित्रों में नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल, कांगड़ा, बूंदी या बसोहली? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बसोहली। गीत गोविंद के चित्र जो है बसोहली शैली में बने हैं। ठीक है ना, बसोहली शैली। प्राकृत चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिलता है? पहाड़ी में, राजस्थानी में, आधुनिक में या मुगल में? प्राकृत चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिलता है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, पहाड़ी शैली में। किसमें? पहाड़ी शैली में। ठीक है ना, पहाड़ी शैली में। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक कृष्ण लीला से संबंधित चित्र किस शैली में बने हैं? सबसे अधिक कृष्ण लीला से संबंधित चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल में तो होगा नहीं, पहाड़ी में बने। सबसे ज्यादा किसमें बने हैं? पहाड़ी में बने हैं। कृष्ण लीला के चित्र राजस्थानी में भी बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किसमें बने हैं? तो पहाड़ी शैली में बने हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, संसार चंद के चित्र किस शैली में है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या कंपनी? संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? संसार चंद, बिल्कुल। तो संसार चंद का संबंध किससे है? पहाड़ी से है, पहाड़ी कला से है, और पहाड़ी कला के कांगड़ा कलम से। किससे? कांगड़ा कलम या कांगड़ा शैली से है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू नहीं होगा, मालवा, बूंदी, मंडी? क्या हो जाएगा? बूंदी। बूंदी क्या है? राजस्थानी चित्रकला है। ठीक है ना, बूंदी क्या है? राजस्थानी चित्रकला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पटना स्कूल नहीं होगा, बिहार स्कूल नहीं होगा, बंगाल स्कूल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो है भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो ये बंगाल स्कूल से आरंभ होता है, या इसको बंगाल शैली कहते हैं, बंगाल शैली। ठीक है ना, बंगाल शैली। क्वेश्चन नंबर 43, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था? बहुत ही सिंपल, नंदलाल बोस ने। नियो बंगाल यानी कि नव बंगाल शैली, नव बंगाल शैली के संस्थापक कौन है? नंदलाल बोस है। बहुत ही सरल सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 44, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्ट किसने चित्रित किए थे? तो ये बहुत ही सिंपल है, हरिपुरा कांग्रेस के चित्र जो है नंदलाल बोस के निर्देशन में कई सारे लोगों ने बनाए थे, बट उसके कर्ता धर्ता कौन थे? नंदलाल बोस थे। हरिपुरा कांग्रेस का जो पैनल तैयार किया गया था वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है, सत्येंद्रनाथ ने भी नहीं किया है, आसिफ कुमार ने भी नहीं किया है, नंदलाल बोस ने किया है, और उन्होंने 22 चित्र बनाए थे भारतीय संविधान के लिए। और 22 ही क्यों? क्योंकि मूल संविधान में 22 ही भाग थे। सुप्रभात सूरज जी, वेलकम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? शांति निकेतन में, पेरिस में, मुंबई में या जयपुर में? अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त किया? तो बहुत ही सिंपल है, कहाँ पर? पेरिस में। अमृता शेरगिल ने पेरिस से कला शिक्षा ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत माता किसने चित्रित किया है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है, और उसके बाद में मकबूल फिदा हुसैन ने भी किया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर है नहीं विकल्प में, तो हुसैन सही हो जाएंगे। मकबूल फिदा हुसैन। भारत माता किसने चित्रित किया है? मकबूल फिदा हुसैन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, मेघदूत या गीत गोविंद? तो रज्मनामा क्या है? महाभारत का क्या है? अनुवाद है। महाभारत का अनुवाद है। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 49, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है?
सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय में बने हैं? अकबर के समय में शुरू हो गया था, शाहजहां के समय में थोड़ा डिक्लाइन हो गया, औरंगजेब ने तो तहस नहस कर दिया, जहांगीर के समय में सभी सबसे अच्छे बने हैं। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इनके पास क्या था, बीबो का कैमरा था। बीबो का कैमरा किसको कहा जाता है? बिशनदास को, बिशनदास को। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 50, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार कौन थे? मंसूर थे, मंसूर। नादिर उल असर की उपाधि इसको दिया गया था, नादिर उल असर। ठीक है ना? और ये उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। तो जहांगीर के समय में सबसे अच्छे पशु पक्षी के चित्र बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं, अकबर होगा। क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है ना? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। क्वेश्चन नंबर 52, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? मुगल सुंदरी, ध्यान दीजिएगा, एक यवन सुंदरी है, एक मुगल सुंदरी। तो मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? मुगल सुंदरी के चित्र सबसे ज्यादा किसके टाइम में बने हैं? जहांगीर के टाइम में। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में बने हैं। और अगर यवन सुंदरी पूछे, यवन, तो ये शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां। यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के टाइम पर और मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के टाइम पर। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? सबसे अधिक पूछ रहा है, पहाड़ी, मुगल, कंपनी या बूंदी? शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? मुगल चित्र में। किसमें? मुगल शैली में बने हैं। हाँ, मुगल शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बारह मासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से, संगीत से, पशु पक्षी से या प्रकृति से? तो बारह मासा, हाँ, बारह मासा किससे संबंधित हो जाएगा? तो कहा ना बारह मास। हाँ, तो ये अलग अलग ऋतुओं से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋतु। ठीक है ना? ऋतु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं? क्वेश्चन नंबर 55, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर के समय में बने हैं। हमजानामा के चित्र जो हैं अकबर के समय में बने हैं। दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा? क्वेश्चन नंबर 56, सभी ही चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? सभी ही चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? तो महत्व मिला या उसका शुरुआत हुआ ऐसे कह सकते हैं, तो ये अकबर के टाइम पर। किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर उसको महत्व मिलता है और सबसे अच्छी स्थिति में जहांगीर के समय में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, नायक नायिका के चित्र या प्रकृति चित्र? अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? तो अकबर कालीन जो चित्र है साथियों, वो दरबार के अंदर के ही ज्यादातर विषयों पर चित्र बनाए गए हों, चाहे पोथी चित्र हो दरबार के अंदर ही बने। ठीक है ना? तो दरबारी चित्र जो है ये अकबर के समय की सबसे बड़ी विशेषता है। दरबारी चित्र अकबर के समय की सबसे बड़ी विशेषता है। 58, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा या अमृता शेरगिल? तो अमृता शेरगिल होंगी नहीं, आधुनिक कलाकार राजा रवि वर्मा आधुनिक कलाकार, मौलाराम नहीं होगा, बसाओ सही हो जाएगा, अकबर के समय का चित्रकार है। अकबर के समय का चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 59, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनवाए? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो अबुल हसन सबसे प्रिय चित्रकार था किसका? जहांगीर का। तो ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर।
क्वेश्चन नंबर 60, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर, स्तूप, महल या गुहा? पिछवाई, पिछवाई क्या है? एक प्रकार का पटचित्र है साथियों, पटचित्र है और ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा शैली से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, मंदिर के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, असंबद्ध बताइए, यानी कि जो अलग है। पहाड़ी एक शैली है, राजस्थानी एक शैली है, मुगल एक शैली है, देवगढ़ी कोई स्वतंत्र शैली नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, देवगढ़। ठीक है ना, ये कोई कला शैली नहीं है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? युद्ध, प्रेम, धर्म या सामाजिक? गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 62। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के चित्र किससे संबंधित हैं? प्रेम से संबंधित है, प्रेम। ठीक है ना, हाँ, प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 63, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का, साहित्य का, कलाकार का या कला साहित्य का? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो सिंपल है, कला साहित्य का महत्व होना चाहिए एक सफल पाठ्यक्रम में। कला साहित्य बहुत जरूरी है, हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? बंगाल के नहीं हैं, मैसूर, चेन्नई या केरला? तो मैसूर और चेन्नई भी नहीं होगा, केरला के तिरुवनंतपुरम में जो है, नहीं तिरुवनंतपुरम में नहीं, केरला के किलीमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? किलीमन्नूर में। केरला के किलीमन्नूर में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने, के हेब्बार ने या नंदलाल बोस ने? चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया है? चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया है? तो बहुत ही सिंपल है, यामिनी राय ने चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किया है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 66, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि, गीतांजलि को सजाने का काम किसने किया था? इसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इसका डेकोरेशन का काम किया था। ठीक है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 67, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे या राजा रवि वर्मा? सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? जो है के हेब्बार। के हेब्बार जो है सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 68, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दबे, जी.आर. संतोष या गुलाम मोहम्मद शेख? एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। ठीक है ना, के.एस. कुलकर्णी जो है ये एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे, बाकी ये सभी जो हैं एन.एस. बेंद्रे के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा? राजा रवि वर्मा पर, के.एस. कुलकर्णी पर, एन.एस. बेंद्रे पर या आसित कुमार हालदार पर? निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा? तो सिंपल है, ये बंगाल शैली के बहुत बड़े कलाकार हैं, आसित कुमार हालदार। तो आसित कुमार हालदार यहाँ पर सही हो जाएंगे, आसित कुमार हालदार। ठीक है ना, आसित कुमार हालदार। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार या कहानीकार? रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो ये चित्रकार तो थे ही, कवि, कहानीकार भी है, मूर्तिकार नहीं है। ठीक है ना, मूर्तिकार नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? मूर्तिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? के हेब्बार, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या के.एस. कुलकर्णी? कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था?
तो कौन हो जाएंगे? यामिनी राय। भारत के सबसे बड़े लोक कला के कलाकार माने जाते हैं यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 72, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? आशुत कुमार हल्दर नहीं होंगे, के हेब्बार नहीं होंगे, मजूमदार नहीं होंगे, राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले तैल विधा से चित्रण करना प्रारंभ किया था। राजा रवि वर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? टेम्परा चित्रण, जल रंग, तैल चित्रण या ग्राफिक्स? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 73। हाँ, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? हाँ, जल रंग वास। क्या हो जाएगा? जल रंग वास। क्वेश्चन नंबर 74, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, सबीह या पिछवई? ये कोई नहीं होगा, रागमाला हो जाएगा। संगीत से संबंधित चित्र को क्या कहते हैं? रागमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? प्रकृति का, रेखा का, रंग का या परिप्रेक्ष्य का? चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में सर्वाधिक किसका महत्व है? क्वेश्चन नंबर 75। चित्रकला में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? सबसे ज्यादा महत्व होता है साथियों धरातल का, उसके बाद में रेखा का, फिर रंग का। तो यहां पर रेखा सही हो जाएगा, रेखा। क्वेश्चन नंबर 76, असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। ये नहीं होगा, ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग कला है और ये जो है चित्रकला के अलग अलग तत्व हैं, रेखा, वर्ण और अनुपात। क्वेश्चन नंबर 77, किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है? रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति, छाया एवं प्रकाश। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? दो तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? रूप और स्थान। ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, रूप और स्थान, ठीक है ना, रूप और स्थान। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रूप और स्थान। क्वेश्चन नंबर 78, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग या खनिज रंग? पारंपरिक भारतीय चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा? खनिज रंग का प्रयोग। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, खनिज रंग। क्वेश्चन नंबर 79, षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, वस्त्र से या स्थापत्य से? षडंग का संबंध किससे है? तो बहुत ही सिंपल है, षडंग का संबंध किससे है? चित्रकला से है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, षडंग का संबंध किससे? चित्रकला से। क्वेश्चन नंबर 80, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने, आनंदवर्धन ने, शारंग देव ने या शीश शंकुक ने? शंकुक ने। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 80। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त ने। किसने? अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 81, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्रा में, विष्णु धर्मेंद्र पुराण में, अपराजित परीक्षा में या जय मंगला में? षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जय मंगला से प्राप्त होता है, जय मंगला। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। लिपि का संबंध चित्रकला से नहीं है, इसका संबंध लिखने से है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा।
चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5 या 10? तो टोटल रसों की संख्या कितनी है? 9 है। 8 बताए थे भरत मुनि ने, 9वां बताया था अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 9 रस। क्वेश्चन नंबर 84, मूल रंग कौन कौन से हैं? पीला लाल नीला, पीला लाल हरा, श्वेत काला लाल, लाल काला हरा। मूल रंग कौन कौन से हैं? तो पीला, नीला और लाल। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, पीला, नीला और लाल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85, लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा का, प्रेम का, शांति का या पराक्रम का? लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग किसका? प्रेम का प्रतीक है। किसका? प्रेम का प्रतीक है लाल रंग। खतरे का भी प्रतीक है, मतलब प्रेम बराबर खतरा। हाँ, शॉर्टकट में समझा करो। जो लोग नहीं समझ पाते वो खतरे से खेल जाते हैं। तो ये साथियों सन 2003 का टीजीटी आर्ट का पेपर था साथियों। इस पेपर में 85 सवाल ही पूछे गए थे और इसको हमने कवर कर लिया है पूरा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। 2004 का पेपर। तो इस क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस बीच में जो छुट्टी हुई उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया है। मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, बहुत सीरियस थे। ईश्वर की कृपा से, डॉक्टरों के प्रयास से अभी काफ़ी ठीक हैं। हालांकि भी उनकी दवा चल रही है तो थोड़ी व्यस्तता रहती है मेरी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने धैर्य बना करके रखा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप लोगों का। साथ जुड़े रहिए एक परिवार की तरह सभी लोग। और हाँ, क्लास जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं क्लास करता हूँ। और अगर समय मिलता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, समय का प्रयोग करते रहिए आप। ठीक है ना। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी सभी लोगों को।